कल हमने जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। और इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बारे में। तो दोनों का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद थे हमारे अजम्पशंस, अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो फोर मेन अजम्पशंस हमने पढ़े थे। फर्स्ट वन इज कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब क्या था कि हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। सेकंड वाज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि मनी की जो यूटिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये हमारी अजम्पशन टू था। देन थर्ड वाज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, एक कमोडिटी का दूसरे पे अफेक्ट नहीं आएगा ऐसा हम अज्यूम करते हैं। एंड लास्ट वन वाज रेशनैलिटी, कि कंज्यूमर रेशनल है, उसको पता है कैसे सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज किया जाता है। फिर हम आगे थे एलडीएमयू पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, जैसे हम हमारा कंजम्पशन बढ़ाते हैं किसी कमोडिटी का, तो उससे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। तो ये हमने पढ़ा था एलडीएमयू के अंदर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का, वो है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, कि दोनों में किस तरह का रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या कहता है, व्हेन एमयू इंक्रीजेस, जब मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, एमयू इंक्रीजेस, तो इस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा एट इंक्रीज सर। रेट। तो ये हमें ध्यान क्या रखना है, जब एमयू आपका इंक्रीज होता है तो टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट। लेकिन अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है एंड उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, एमयू अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, देन टीयू इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट। टीयू इंक्रीज तो होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से होगा। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल लेंगे ताकि ये सारे को हम वेरीफाई कर सके कि इसका मीनिंग क्या है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन एमयू इज जीरो, जब एमयू आपका डिक्रीज होते होते जीरो पे आ जाता है, उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, तब टीयू आपका मैक्सिमम होता है। एंड लास्ट, जब एमयू डिक्रीज होते होते नेगेटिव बन जाए, तो उस पॉइंट पे टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मार्जिनल यूटिलिटी आपको दे रखी है पहले 25, 20, 15, 10, 5, 0, -5। अब आपको पहले फटाफट से कैलकुलेट करके बताना है टोटल यूटिलिटी। तो फर्स्ट यूनिट के सामने कितना लिखेंगे टोटल यूटिलिटी, सर 25। 25, 25। 25 सर। ओके, सेकंड में सर 45। 45। ओके, 45। फिर क्या लिखें, 60। 60। 60। देन 70, 70। 75, 75 और 75। एंड वापस आ गया आपका 70। 70। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसमें पहले हम पढ़ते हैं, जब एमयू डिक्रीज होता है, पॉइंट नंबर सेकंड पे आता है एक बार। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा था व्हेन एमयू डिक्रीजेस एंड रिमेन्स पॉजिटिव, मतलब हम कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 25, 20, 15, 10, 5, इन सब में एमयू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इन सारे केसेस में एमयू पॉजिटिव है। तो इन सब के अंदर हम क्या नोटिस करते हैं कि टोटल यूटिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टोटल यूटिलिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कौन सी रेट से, डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या है कि पहले वो 20 से इंक्रीज हुआ, फिर 15 से इंक्रीज हुआ, फिर 10 से इंक्रीज हुआ, तो जो उनका गैप है वो गैप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इनका जो गैप है ये कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं टी यू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। ये हमारा पॉइंट नंबर टू था। पॉइंट नंबर थ्री क्या बोलता है, व्हेन एमयू बिकम्स जीरो, जब एमयू आपका डिक्रीज होते होते बन जाता है जीरो, उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। तो जब भी
मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम। ये क्लियर है? देन पॉइंट नंबर 4, जब MU डिक्रीज होते होते क्या बन जाता है, नेगेटिव। व्हेन MU इज नेगेटिव तो इस पॉइंट पे TU स्टार्ट्स फॉलिंग, कि पहले 75 था, अभी TU की वैल्यू 70 हो गई, तो TU डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 रिलेशंस हो गए, पॉइंट नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आता है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में क्या था, अगर कभी MU इंक्रीज हो जाए तो वैसे तो हमें पढ़ा है क्या कि मार्जिनल यूटिलिटी नॉर्मली डिक्रीजेस, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ भी सकती है। तो अगर यूटिलिटी बढ़ जाए तो उस केस में क्या होगा, लेट्स से यूनिट्स 1 2 3 4, मार्जिनल यूटिलिटी पहले हमें 2 की मिली, देन 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इस केस में अगर हम फाइंड करते हैं टोटल यूटिलिटी, तो इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो जब आपका MU इंक्रीज होता है तो TU भी इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये कौन कहता है, आपका पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो ये 4 रिलेशनशिप है जिसपे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये हमें याद रहना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है, ये एक्सेप्शनल केसेस कौन से होते हैं जहां पे ये पॉइंट नंबर फर्स्ट अप्लाई होता है, तब उसको समझते हैं। तो इसकी अजम्पशंस कह दें या लिमिटेशंस कह दें बेसिकली ऑफ LDMU। तो ये लिमिटेशंस या फिर हम एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं, मतलब जहां पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम्ड should be identical in all respects, कि जो भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो कमोडिटी एक जैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लड्डू कंज्यूम कर रहे हो, लड्डू आपने देखा होगा इस तरह से बारीक 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 बूंदी से आपका लड्डू बना हुआ है ना, यह आपका एक लड्डू है। तो इस तरह से सारे के सारे लड्डू जो है वो एक जैसे होने चाहिए, उनका साइज, शेप, टेस्ट, एवरीथिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो फिर ये लॉ अप्लाई होगा। अब मान लेते हैं वो सेम नहीं है, आपने फर्स्ट शॉप से एक लड्डू कंज्यूम किया, छोटा साइज था, सूखा हुआ था, इतना मजा नहीं आया। सेकंड शॉप पे आप गए, बहुत एकदम फ्रेश लड्डू था, साइज भी बड़ा था, मजा आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट में आपको यूटिलिटी कम मिली जबकि सेकंड में ज्यादा मिली। तो ज्यादा क्यों मिली, बिकॉज दे वर नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल नहीं थे, उनके टेस्ट में फर्क था, शेप साइज कलर किसी में भी फर्क आ सकता है। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, इट मस्ट बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, तभी ये अप्लाई होगा। सेकेंड, the different units consumed should consist of standard size, उनका साइज भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर उसका साइज स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या होगा, तो उस केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द नॉर्मल साइज ऑफ द लड्डू, लेकिन अगर आपको एक छोटा सा लड्डू दिया जाए, इतना छोटा, तो इतना छोटा अगर होगा तो फिर क्या होगा कि जैसे हम उसको कंज्यूम करेंगे वो तो नीचे उतरेगा ही नहीं, इधर उधर ऊपर ही एडजस्ट हो जाएगा दांतों में। दैट मीन्स हम फर्स्ट कंज्यूम करेंगे, हमारी इच्छा और ज्यादा बढ़ेगी बिकॉज अभी तक अंदर नहीं गया है, हाँ। सिर्फ टेस्ट आया है। तो वैसे सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे, फिर थर्ड कंज्यूम करेंगे, तो जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, इनिशियली हमारी यूटिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज उसका साइज बहुत छोटा है। जब साइज छोटा है तो इस वजह से इनिशियली यूटिलिटी इंक्रीजेस, और बाद में बहुत आगे जाकर के यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू होगी। तो इसलिए इस लॉ को अगर अप्लाई करना है तो यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी को प्यास लगी, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो क्या करना चाहिए, बहुत प्यास लगी, क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए, 1 ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास में पानी पीना चाहिए, एग्जैक्टली exactly। लेकिन अगर हम ग्लास की बजाय आपको कोई बड़े प्यार से चम्मच से पानी पिलाए तो कैसा होगा, सर उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ,
अब ये स्पून बड़ा छोटा है, टी स्पून जो है बहुत छोटा है, तो एक बार में आपका 2-3 ml पानी आता है, जबकि एक ग्लास में आपका 200 ml पानी आता है। तो कहाँ आपका एक फुल ग्लास 200 ml वाला होता है और इसमें 2-3 ml वाटर आता है। तो जब हम एक बार में 2-3 ml कंज्यूम करोगे तो कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। तो जैसे जैसे आप इसको इनटेक करते रहोगे तो आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, बिकॉज द साइज इज नॉट स्टैंडर्ड। जबकि आपने एक ग्लास को कंज्यूम किया, उसके बाद जैसे अगर आप सेकंड ग्लास कंज्यूम करोगे तो आपको यूटिलिटी कम मिलेगी, बिकॉज एक ग्लास एक स्टैंडर्ड साइज है, दैट इज सफिशिएंट फॉर अवर थर्स्ट। देन थर्ड पॉइंट कहता है कि आपका यूनिट आइडेंटिकल भी था, स्टैंडर्ड भी था, सब कुछ था, लेकिन अगर हमने उसमें टाइम गैप डाल दिया तो हो सकता है एलडीएमयू फिर भी अप्लाई ना हो। मतलब आपने एक कंजम्पशन तो किया है सुबह, दूसरा किया है शाम को, और दोनों के टाइम के बीच में बड़ा गैप है, तो गैप की वजह से यूटिलिटी अफेक्ट हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल सुबह हमने ब्रेकफास्ट के अंदर एक मिर्ची बड़ा कंज्यूम किया, ठीक है, और दूसरा मिर्ची बड़ा हमने कंज्यूम किया इवनिंग में। जब हमने इवनिंग में कंज्यूम किया तो उससे पहले हमने दिन भर बहुत सारा काम किया है, भूख अच्छी खासी लगी है, तो इसमें आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, जबकि मॉर्निंग वाले में आपको यूटिलिटी कम मिलेगी, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही अगर आपको कोई ऐसा नमकीन ऐसा मिर्ची बड़ा खिला दे तो इतना मजा नहीं आएगा, बिकॉज हमें उतनी भूख नहीं होती सुबह। लेकिन शाम के वक्त अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ज्यादा हो सकती है। तो अगर दोनों के बीच में टाइम गैप हुआ तो ये LDMU अप्लाई नहीं होगा। दिस इज पॉइंट नंबर 3। देन और कहाँ अप्लाई नहीं होता? द लॉ मे नॉट अप्लाई टू प्रेस्टिजियस गुड्स। अगर गुड्स कैसे हैं, प्रेस्टिजियस है, मतलब बहुत वैल्यूएबल गुड्स है, जैसे कि गोल्ड। तो गोल्ड क्या लगता है, 100 ग्राम हो तो यूटिलिटी कम मिलेगी, और 200 ग्राम हो तो ज्यादा मिलेगी, या फिर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी तो यूटिलिटी कम होनी चाहिए? सर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे यूटिलिटी बढ़ेगी, उसकी बढ़ेगी। यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। गोल्ड हमें लगता है जितना हमारे पास है उतना अच्छा, उतनी ज्यादा यूटिलिटी मिलती रहेगी, मतलब हमें गोल्ड से मिलने वाली यूटिलिटी कभी डिक्रीज नहीं होगी, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो कि प्रेस्टिजियस है, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे गोल्ड, डायमंड, कैश, ज्वेलरी, इस तरह की अगर हम बात करते हैं तो उन जगहों पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। फिर और कहाँ अप्लाई नहीं होता? तो utility can also get affected due to substitutes and complementary। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ए एंड बी, ए का सब्स्टिट्यूट बी है, बी का सब्स्टिट्यूट ए है, तो ए में अगर थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम है तो सब लोग क्या करेंगे, बी पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट के अवेलेबिलिटी से यूटिलिटी अफेक्ट हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शन। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर अवेलेबल नहीं है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबल नहीं है तो भी आपकी यूटिलिटी अफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल सर फोन, कॉम्प्लीमेंट से कैसे? अगर आपके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन सिम नहीं है, कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, सिम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो उसका अकेले कोई यूज नहीं है, हमें यूटिलिटी नहीं मिलेगी। फोन है बट यूटिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री आइटम नहीं है, हमारे पास उसकी सिम नहीं है, हमारे पास उसका वाईफाई नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम ऐड हो जाता है उसमें यूटिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सब्स्टिट्यूट की प्रेजेंस से यूटिलिटी अफेक्ट होती है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री के एब्सेंस से भी यूटिलिटी अफेक्ट हो जाती है। तो एक और एग्जांपल, टी आपके पास अवेलेबल है, चाय आपके पास है, लेकिन उसमें शक्कर नहीं है, देयर इज नो शुगर इन दैट। तो अगर आप कंज्यूम करते हो तो क्या होगा, बड़ा अजीब सा टेस्ट आएगा, यूटिलिटी कम मिलेगी या नहीं भी मिले, बिकॉज उसमें शुगर नहीं है। तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबल नहीं है, इट विल अफेक्ट योर यूटिलिटी। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स है जहां पर एलडीएमयू अप्लाई नहीं होता है। इनमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ना। ओके। सर मैंने आपसे न्यू पूछी थी कि वो उसमें मेरे द्वारा पादु का प्रकाशन और वो क्या नाम मॉड्यूल दोनों है, उसमें से कौन सी पड़ी जाती है सर? क्या कह रहे हो, पादुका में?
मैं यूँ कह रहा हूँ सर कि पादुका प्रकाशन और मॉड्यूल दोनों है मेरे पे, तो कौन सी बेस्ट रहेगी सर पढ़ने के लिए? मॉड्यूल तो आपको पहले करना ही है। मतलब किसके लिए पूछ रहे हो, इकोनॉमिक्स के लिए, मैथ्स के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए सर। इकोनॉमिक्स के लिए, ओके। वो आप पादुका से पढ़ सकते हो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। ओके सर। उसमें एक्स्ट्रा सर वैरायटी आपको मिल उसको जाएगी क्वेश्चंस की। सर मैं कह रहा था आपको हरियाणवी आती है? हरियाणवी तो नहीं आती, मैंने कभी सुनी नहीं है। अच्छा, मैंने जब भी स्टार्टिंग में बोली मैंने सोचा कि आपको आती होगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा नहीं, मैं राजस्थान से, तो मुझे मारवाड़ी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती ओके सर, ओके। है। ओके, चलिए। तो आगे बढ़ते हैं हमारे LEMU के साथ में, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये वैसे हमारे बुक्स में तो नहीं दे रखा, बट मैंने इसको फिर भी ऐड कर सर रखा है, ये कनेक्टेड टॉपिक है। हाँ, उसका कुछ कह रहे हो? सर आप ये नोट्स प्रोवाइड करेंगे? हाँ, ये मैं आपको उसमें PDF में शेयर कर दूंगा। सर चैप्टर खत्म होने के बाद? अब क्लास के बाद मेरे को याद दिला देना, मेरे को कल भी सेंड करना था, मैं भूल गया, याद नहीं आया। तो मुझे एक बार क्लास के बाद वापस व्हाट्सएप पे याद दिला देना, तो मैं इमीडिएटली शेयर कर दूंगा, है ना? ओके सर। ओके। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है? ये कहता है अ कंज्यूमर हैज अ गिवन मनी इनकम। तो कंज्यूमर के पास कुछ पैसे हैं, और उसको क्या करना है, अपनी इनकम को स्पेंड करना है ऑन डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एज पर हिज चॉइसेस। तो कंज्यूमर का मेन पर्पस क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा मजा आए। ठीक है। तो इस लॉ के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइक देयर आर टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई, जिसके ऊपर कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड करेगा, और इस तरीके से स्पेंड करना है कि उसको क्या मिल जाए, मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। यूनिट्स marginal utility from commodity X, marginal utility from commodity Y, 12, then 10, 8, 6, 4, 2, इधर ले लिया हमने 15, 12, 9, 6, 3 एंड 0। यूनिट्स आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो हमने टेबल बनाई है, ये टेबल डिनोट करती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड ऑफ वाई, अलग अलग यूनिट्स पे। फर्स्ट यूनिट की यूटिलिटी इतनी है, सेकंड पे थोड़ी कम हो गई, थर्ड पे और कम हो गई। तो इस तरह से आपको पूरी एक टेबल गिवन है। ओके, और क्या गिवन है? इनकम ऑफ कंज्यूमर। सो लेट्स टेक इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ₹12, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज ₹2, एंड प्राइस ऑफ गुड्स वाई इज ₹3। ठीक है। अब कंज्यूमर को क्या करना है, पूरे ₹12 स्पेंड करने हैं, और इस तरीके से स्पेंड करना है कि टोटल यूटिलिटी उसको मैक्सिमम मिले। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितनी क्वांटिटी हम एक्स की परचेज करेंगे एंड कितनी क्वांटिटी हम वाई की परचेज करें, सो दैट टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम। तो क्या होना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करें? एक्स के कितने यूनिट्स परचेज करें एंड वाई के कितने परचेज करें कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम बन जाए? सर एक्स की 2 × 6 तो 12 हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगा इनकम से। हम्म। तो आपका कहना और है वाई कि का एक्स के सारे यूनिट्स अगर परचेज कर लेते हैं, तो 6 यूनिट हम बाय कर सकते हैं एक्स के, एंड वाई का 0, है ना? नहीं नहीं सर, नहीं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ना, तो 2 × 3 करना पड़ेगा, और ये वाई के केस में 3 × 2। ओके, मतलब एक्स के 3 यूनिट्स एंड वाई के 2 यूनिट्स, ऐसा?
सर नहीं सर, पहले एक में होगा सर। या तो एक एक्स ले सकते हैं या तो वाई ले सकते हैं पहले केस में। ओके, तो कैसे लोगे बताओ। आपको बस ये आंसर बताना है कि एक्स के यूनिट्स हम कितने परचेज करें एंड वाई के कितने परचेज करें, सो दैट टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम। सर एक्स का 6 और वाई का 4। तो एक्स का आपने अगर 6 परचेज किया तो 12 रुपीज तो आपके वहीं स्पेंड हो गए, तो वाई को परचेज करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, बिकॉज आपके पास अच्छा, टोटल 24 रुपीज नहीं है, सर आपके पास ओनली 12 तो रुपीज। एक्स का 3 और वाई का 2। एक्स का 3, वाई का 2, एक आंसर ये आ चुका है। ओके, चलो चेक करें। अब देखो, इसका एक तरीका होता है, एक सेट पैटर्न होता है, उससे आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, है ना। कैसे आता है वो करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। तो पहले हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये कैसे आता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस। तो जैसे अगर आपको एक्स के लिए कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, पर रुपी यूटिलिटी। अगर आप 1 रुपी स्पेंड करते हो तो एक्स में कितना मिलता है, और 1 रुपी बाई के लिए स्पेंड करते हो तो आपको कितना यूटिलिटी मिलता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 12 डिवाइडेड बाय एक्स की प्राइस कितनी है, 2 रुपीज, तो ये आएगा आपका 6। फिर 10 अपॉन 2 5, 8 अपॉन 2 4 3 2 1। ये क्या निकल गया आपका, MUX अपॉन PX। सिमिलरली क्या कैलकुलेट करेंगे, MUY अपॉन PY। तो 12 अपॉन 3, नहीं 15 अपॉन 3 5, देन 12 अपॉन 3 is 4, then 9 upon 3 3 2 1 0। अच्छा, ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको कंपेयर करना है कि हम फर्स्ट यूनिट कौन सा परचेस करें, एक्स का या वाई का। तो कंज्यूमर ऑलवेज क्या सोचता है रेशनली, कि जिसमें ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी हम पहले वो परचेस करेंगे। तो बताओ फर्स्ट यूनिट किसका पहले खरीदना चाहिए, एक्स का या वाई का, किसमें आपको ज्यादा मिल रही है यूटिलिटी, सर सर वाई का, वाई की। वाई की एक्स, वाई। सर वाई वाई। वाई। सर पहली 1 यूनिट में 15 दे रहा है सर। लेकिन उसके लिए 3 रुपए लग रहे हैं, एक्स के लिए 12 चाहिए तो आपको 2 रुपए लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों कॉलम हैं ये आपके कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि दोनों की प्राइसेस अलग अलग हैं। दीज टू आर नॉट कंपेरेबल। तो अगर इन दोनों को कंपेरेबल बनाना है तो आपको दोनों को सेम ग्राउंड पे लाना पड़ेगा। तो सेम ग्राउंड पे लाने के लिए हमने क्या किया, दोनों का पर रुपी यूटिलिटी कैलकुलेट कर लिया कि अगर आप 1 रुपी एक्स पे खर्च करते हो तो क्या यूटिलिटी मिलेगी, एंड 1 रुपी अगर आप वाई पे खर्च करते हो तो क्या यूटिलिटी मिलेगी। तो ये जो आगे वाली टेबल हमने बनाई है, दिस इज बेसिकली पर रुपी यूटिलिटी। अब ये दोनों कंपेरेबल है, और अब आपको यहां से चेक करके बताना है कि पहले क्या परचेज करें, एक्स या वाई। सर एक्स। एक्स परचेज करेंगे क्योंकि एक्स के अंदर 6 की यूटिलिटी है जबकि वाई में 5 की है। तो इसलिए हम सबसे पहला यूनिट परचेज करेंगे एक्स का। ठीक है, एक्स का परचेज किया, कितने रुपए चले गए आपके, एक्स कितने का है, 2 रुपए का है, 6। एक्स 2 रुपए का है, 6 तो आपकी यस। यूटिलिटी है। एक्स की प्राइस कितनी, 2 रुपीज। तो फर्स्ट 2 रुपीज सर। जैसे ही आपने एक्स का परचेज किया, 2 रुपए आपके गए, बैलेंस कितना बचा है, 10। ठीक है, 10। अब बारी आती है कि अब हम क्या खरीदेंगे, एक्स का सेकेंड यूनिट या वाई का फर्स्ट यूनिट, क्या करना चाहिए, कंज्यूमर क्या करेगा। सर एक्स वाई वाई परचेज देगा तो करेगा। 5 की यूटिलिटी, बाय का फर्स्ट परचेस करता है तो भी 5 की यूटिलिटी। तो कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, दोनों। दोनों में से एक। सर वाई। वाई,
सर W x by x y। लॉजिक बताओ। लॉजिक क्या है कि कंज्यूमर के पास लॉजिक ये है कि अगर दोनों में यूटिलिटी सेम है तो अब वो क्या सोचता सर है कि एक्स का तो एक यूनिट उसके पास अवेलेबल है बट वाई का तो एक भी यूनिट नहीं है, तो बेटर क्या है कि सर वाई भी हम अगर ले लेते हैं। हाँ बोलो। अगर y का 1 यूनिट लेता है तो 5 रुपए होगा। 5 रुपए अगर नहीं दो है, 5 यूनिट की यूटिलिटी है, रुपए तो 3 5 लगे। की यूटिलिटी है। हाँ हाँ, तो 2 यूनिट लेगा तो 4 मिलेगा, यूटिलिटी कम मिलेगा, तो सेटिस्फेक्शन कम होगा, तो इसके वजह से वो एक्स प्रेफर करेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं एक्स का सेकेंड यूनिट एंड वाई का फर्स्ट यूनिट किसको परचेस करें, बिकॉज दोनों के अंदर आपको यूटिलिटी सेम दिख रही है 5 and 5। तो कंज्यूमर क्या सोचेगा अभी, सर वही तो y का y वाई y का प्रेफर फर्स्ट करेगा यूनिट। ना। हाँ, तो वाई प्रेफर करेगा, तो क्यों क्यों प्रेफर कर रहा है वाई, क्योंकि एक्स का एक यूनिट उसके क्योंकि पास ऑलरेडी अवेलेबल है और अब इसलिए वो वाई की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही उसने वाई परचेज किया 3 रुपीज स्पेंड हो गए, बैलेंस बचा कितना 7। अब बैलेंस बचा 7। अब फिर से नेक्स्ट कंपैरिजन करना है, एक्स का सेकेंड यूनिट परचेज करें या वाई का सेकेंड यूनिट। तो अब जैसे आप उसको कंपेयर करते हो क्या दिखता है, एक्स के अंदर यूटिलिटी ज्यादा है, एक्स के अंदर यूटिलिटी ज्यादा है एंड वाई में यूटिलिटी कम है, देयरफॉर अभी उसको क्या प्रेफर करना चाहिए, एक्स। तो एक्स अब वो एक्स को परचेज करेगा, एक्स को परचेज करेगा, फिर से 2 रुपीज चले गए, बैलेंस कितना बचा है 5 रुपीज। 5। अब नेक्स्ट एक्स का थर्ड यूनिट एंड वाई का सेकेंड यूनिट क्या परचेज करेंगे, दोनों में 4 and 4 है, तो एक्स के 2 यूनिट अवेलेबल है जबकि वाई का एक सिंगल यूनिट अवेलेबल है, देयरफॉर ही विल गो फॉर वाई। तो इसने वाई परचेज कर लिया, 3 रुपीज पर चले गए। सर नाउ ये एग्जाम में आएगा क्या। नहीं, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, बाकी ये टॉपिक आपका बुक में नहीं दे रखा है, मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है यूटिलिटी से कनेक्टेड है इसलिए। एंड देन लास्ट यूनिट कौन सा परचेज करें, एक्स या वाई। एक्स में आपका यूटिलिटी एक्स। ज्यादा है तो इसलिए हम एक्स परचेज करेंगे और उसके लिए आपके 2 रुपीज फिर चले गए, तो टोटल 12 रुपीज हमने स्पेंड कर दिए हैं। और आपका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, एक्स के हमने 3 यूनिट्स परचेज किए हैं एंड वाई के 2 यूनिट्स परचेज किए हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने आंसर दिया था, यही वही आंसर है। तो एक्स के 3 यूनिट्स एंड वाई के 2 यूनिट्स, दिस विल गिव द मैक्सिमम यूटिलिटी। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड दैट मैक्सिमम यूटिलिटी की वो टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है आपको, ये तो बताओ, तो क्या आंसर करोगे। टोटल यूटिलिटी कितनी मिलेगी, ऐड करके कैलकुलेट करके फाइनली बताना है। सर 42 एक्स के लिए ओवरऑल ओवरऑल ओवरऑल। ओवरऑल जो हमने 12 रुपीज स्पेंड किए हैं इससे कितनी यूटिलिटी हमें मिलेगी। देखो बड़ा सिंपल है, हमने 3 यूनिट्स एक्स के परचेज किए हैं, 2 यूनिट्स वाई के परचेज किए हैं, इन सब की मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दो, तो इससे आ जाएगा आपका कितना 57। दिस इज योर टोटल हाँ यूटिलिटी। 57। यस, तो ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। सर ये वाला एग्जाम में आएगा क्या। हाँ मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन कभी दे दिया, आज तक कभी नहीं आया ना आपकी बुक में है, लेकिन फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पता हो तो बेटर है, इससे रिलेटेड कभी कुछ भी पूछा जा सकता है इसलिए।
ओके अब सेम चीज को हम थ्योरेटिकली भी पढ़ते हैं, है ना। तो थ्योरेटिकली अब जब हम पढ़ेंगे तो इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो थ्योरेटिकली क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर विल बी मैक्सिमाइजिंग हिज यूटिलिटी। तो ये हमको समझ आ गया, इसका इंटेंशन क्या था, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, कब होगा ऐसा, व्हेन ही स्पेंड्स हिज मनी इनकम, वो अपना सारा पैसा खर्च करेगा कहाँ पे, गुड्स पे। ये भी क्लियर हो गया। इन सच अ वे, इस तरह से खर्च करना है दैट यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड्स इज इक्वल। अभी लास्ट लाइन क्या कहना चाह रही है कि जो हमने आखिरी रुपया खर्च किया है एक्स पे एंड वाई पे, उनसे पर रुपी यूटिलिटी जो मिलेगी दैट विल बी इक्वल। कि इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो जहां पे ये दोनों इक्वल होते हैं तो वहां पे आपका क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम, मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी। कि जो आपने एक्स पे लास्ट रुपी स्पेंड किया है और वाई पे लास्ट रुपी स्पेंड किया है, अगर दोनों से यूटिलिटी इक्वल हो जाती है देन दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यही हमारा क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला, मतलब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एक वैल्यू इसकी है और दूसरी वैल्यू है एम यू वाई अपॉन पी वाई। और जहां पे ये दोनों इक्वल बन जाते हैं दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये फॉर्मूला जरूर हमारे सिलेबस में दे रखा है, लेकिन ऊपर का पूरा एग्जाम्पल कहीं पे भी आपको बुक में नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमने एग्जाम्पल के साथ में इसको पूरा समझा है। तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इस फॉर्मूले में 4 वैल्यूज हैं, तो कोई भी 3 वैल्यूज गिवन रहेगी, फोर्थ मिसिंग फिगर आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो फोर्थ जो आपका मिसिंग फिगर है वो आपको पूरा कैलकुलेट करना है। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है। नाउ इन केस अगर 2 से ज्यादा गुड्स होते तो हम क्या करते, थर्ड होता तो एक और लगा देते, एम यू जेड अपॉन प्राइस ऑफ जेड। तो जितने होंगे उतना हम इक्वल टू में रख सकते हैं। तो ये हमारा एक मेन पॉइंट था। अब आता है नेक्स्ट कंज्यूमर सरप्लस। और कंज्यूमर सरप्लस के बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज जो आपको ये नोट्स मिलेंगे तो आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग इस एमसीक्यू को पूरा सॉल्व कर ले, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि आपका क्या क्या आंसर आया है। तो ये सारे आंसर जो है आप लोगों को ही बताने हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर रैंडमली मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर्स करने रहेंगे, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है। कंज्यूमर सरप्लस के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो किसी को मूवीज देखने का बड़ा शौक है ना, जैसे मेरे को भी बहुत शौक है, आप में से भी बहुत को शौक होगा। और किसी को इतना ज्यादा क्रेज होता है कि उनको फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखना है, मूवी का पहला पहला शो ही देखना है, एंड उसके लिए वो कितना भी पैसा पे कर सकते हैं फॉर गेटिंग दैट टिकट। तो अब मान लेते हैं अंश बड़ा क्रेजी है और कल मॉर्निंग में लग रही है क्रू, और क्रू के लिए अंश ने पहले से सोच रखा है मेरे पास 500 रुपए है, 500 रुपए तक पे कर सकता हूँ फॉर गेटिंग द टिकट। ओके, तो 500 रुपीज अंश ने अपने पॉकेट में तैयार रखे हैं कल फ्राइडे के फर्स्ट शो के लिए। लेकिन जैसे उसने पता किया, टिकट बुक करने के लिए गया, पता लगा टिकट उसको 200 के अंदर ही मिल गया, टिकट 200 के अंदर ही अवेलेबल हो गया। तो पीछे कितना बच गया, 300। तो इस 300 को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। ये 300 क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि 500 क्या है, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे। willing to pay. यस, रेडी टू पे या कहते हैं विलिंग टू पे, कि कंज्यूमर कितना पे करने को रेडी है, माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, Actual वो pay. एक्चुअल में कितना पे करता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। तो अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट किसने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल ने। तो क्या बोला है उन्होंने, एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे। तो इस एक्सेस का मतलब होगा ये आपका 300, कि कंज्यूमर कितना एक्सेस पे करने को रेडी है, कि 300 रुपए वो एक्सेस पे करने को रेडी है, रादर देन गो विदाउट अ थिंग ओवर दैट विच ही एक्चुअली डज पे। यानी कि 200 रुपए में अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो वो उसके ऊपर 300 रुपए तक एक्स्ट्रा देने को रेडी है।
नहीं तो क्या होता, 200 रुपये में टिकट नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या करते, छोड़ देते, चलो नेक्स्ट शो देखेंगे या अगली बार देखेंगे। लेकिन हम 200 में नहीं मिल रहा है तो हम 300, 400, मैक्सिमम 500 तक पे करने को रेडी हैं। सो दिस इज बेसिकली नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे सर हाँ, इसमें से कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं सर? इस टॉपिक में से कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं सर? वो सब एमसीक्यू मैंने बना रखे हैं, नीचे ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको मिलेंगे। तो जैसे हम इसको चीजों को ओके सर। समझते हैं, आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा, अच्छा इसका आंसर ऐसे निकलेगा, इसका आंसर ये है। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एमसीक्यू इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो चलो कंज्यूमर सरप्लस का एक बेसिक यस। आपको समझ में आ गया। अभी लेस देन 1 मिनट बचा है और आपका ये टाइमर खत्म हो जाएगा। तो कल हमारे लिए बेसिकली इसमें क्या बचेगा, इस एग्जाम्पल को हम समझेंगे और इसके बाद इसका एक छोटा सा ग्राफ है एंड लिमिटेशन है। तो 10 मिनट का ये हमारा टॉपिक रहेगा कल, और फिर उसके बाद में होंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, तो कल आपका ये पूरा यूटिलिटी खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम आएंगे आपके इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। तो अभी मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप सब लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर हाँ सर किसी ने आपका नंबर पूछा है क्लास ज्वाइन करने के लिए, मैं दे दूं क्या? हाँ, भेज दो। ठीक क्या है। नेम है उनका?